वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी में। और आज हमारी न्यू सिलेबस प्लेलिस्ट की ये 22 टॉपिक की क्लास है। तो इसके बाद हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बचेगा, टॉपिक नंबर 23। तो ये हमारी एक तरीके से सेकेंड लास्ट टॉपिक की क्लास है, 22 क्लास है हमारी आज। तो क्या है इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, एज यूजुअल आपको पता होगा हिस्ट्री का ही टॉपिक होगा, क्योंकि अब लास्ट में हिस्ट्री ही बच रही है। ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें से अभी सेकंड लास्ट टॉपिक है, 22 टॉपिक है, इसको डिस्कस करने वाले हैं आज। तो क्या है इस टॉपिक में देख लेते हैं, कोशिश करते हैं एक ही क्लास में खत्म हो जाए, यानी एक पार्ट में ही खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो एक लास्ट पार्ट है 23 वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, उसको हम वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको हम 2 पार्ट में ही कंप्लीट कर पाएंगे, तो वो एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज वाली जो क्लास है ये भी है लेंथी, बट कोशिश करते हैं अगर एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए तो, मतलब अगर नहीं होगा तो अगले पार्ट में कर लेंगे, बट अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। तो इसका नाम है टॉपिक नंबर 22 है, जिसका नाम है द राइज ऑफ द मराठास, यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं मराठास के बारे में। इसमें हम मराठास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हिस्ट्री में हमने मिडिवल हिस्ट्री के भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, बहमनी सल्तनत है। ठीक है, साउथ इंडिया के कुछ एम्पायर हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है, राजपूतों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मराठाओं के बारे में। ये पूरा चैप्टर ही मराठाओं को डेडिकेटेड है। ये बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छा ये काम किया है इस बार एनसीईआरटी ने, कि एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है मराठाओं को डेडिकेट किया है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि मराठाओं के बारे में किसी एक आध चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया जाता था, 1-2 हेडिंग के अंदर, लेकिन इस बार क्या हुआ है, 8th क्लास के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो कि मराठाओं के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हु आर द मराठास, मराठा है कौन। तो आपको बेसिक सा आइडिया तो होगा ही कि भाई मराठा नाम आ रहा है तो मराठा कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के होंगे मराठा तो, लेकिन फिर भी समझते हैं एक बार कि हु आर द मराठास। तो द मराठास आर अ ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लेटू। मराठा जो है उन ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जो कि नेटिव होते हैं डेक्कन प्लेटू के, डेक्कन प्लेटू में रहते हैं वो। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें तो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको मराठा कहा जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र वाज रूल्ड बाय द यादव डायनेस्टी। 13th सेंचुरी में ज्यादातर जो महाराष्ट्र था उसको कौन रूल किया करती थी, यादव डायनेस्टी उसको रूल किया करती थी। ठीक है, विद देवगिरी एज इट्स कैपिटल, जिनकी कैपिटल क्या थी, देवगिरी, यानी कि वही देवगिरी है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कैपिटल बनाना चाहता था। ये वही देवगिरी है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कैपिटल बनाना चाहता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक बाद में आया था, उससे पहले जो है इधर महाराष्ट्र में कौन सी डायनेस्टी थी, यादव डायनेस्टी थी। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि यादव डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी महाराष्ट्र में, तो वो थी देवगिरी। ठीक है, जिसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था दौलताबाद। तो ये इनकी कैपिटल थी। इन द अर्ली 14th सेंचुरी द यादव डायनेस्टी वाज ओवरकम बाय द खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो खिलजी डायनेस्टी थी उसने क्या किया, यादव डायनेस्टी को वहां से खत्म कर दिया। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी जो कि खिलजी सल्तनत जो कि दिल्ली से आती थी, उसने यादव डायनेस्टी को क्या किया, खत्म कर दिया। कहां से, महाराष्ट्र से यादव डायनेस्टी को खत्म कर दिया किसने, खिलजी डायनेस्टी में। इन महाराष्ट्र मैनी संत लाइक ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास एटसेट्रा गेन पॉपुलैरिटी। महाराष्ट्र में बहुत सारे भक्ति संत थे, उस समय जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो भक्ति संत भी काफी सारे महाराष्ट्र से आए, जैसे कि ध्यानेश्वर हैं, जैसे कि नामदेव हैं, जैसे कि तुकाराम है, जैसे कि रामदास हैं। तो ये सब भक्ति संत थे जो कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। अब बात करते हैं मराठा पावर की। तो फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। तो मराठा पावर कैसे उसकी फाउंडेशन हुई और कैसे जो है शिवाजी का राइज हुआ। तो इन 1630 शिवाजी वाज बोर्न इन द भोसले क्लैन टू शाहजी एंड जीजाबाई। तो सबसे पहले शिवाजी का जन्म जो है 1630 ईस्वी में हुआ। 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ। किस क्लैन में हुआ, यानी वो किस क्लैन से बिलोंग करते थे, कौन से क्लैन में थे, तो वो भोसले क्लैन से बिलोंग करते थे। ये क्लैन है, क्लैन मतलब होता है एक तरीके से कुल, कि आप कौन से कुल से बिलोंग करते हो। ठीक है, जैसे राम जी को कहा जाता है वो रघुवंशी है, जैसे कृष्ण जी को कहा जाता है वो यदुवंशी है, तो वो क्लैन है एक तरीके से। तो शिवाजी जो है वो 1630 में जन्म हुआ और वो भोसले क्लैन से बिलोंग किया करते थे, और उनके पिता का नाम था शाहजी और उनकी माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, एट द टाइम शाहजी सर्व द डेक्कन सल्तनत। इस समय पे 1630 में जो इनके पिताजी थे शाहजी,
वो कहाँ काम करते थे? तो डेक्कन सल्तनत में काम किया करते थे। अब ये डेक्कन सल्तनत क्या है? तो डेक्कन सल्तनत ये वही है जिसको हमने कहा था बहमनी सल्तनत, क्योंकि बहमनी सल्तनत को डेक्कन सल्तनत भी कहा जाता था, बहमनी सल्तनत। और टोटल इसके अंदर कितनी सल्तनत थी? बहमनी सल्तनत के अंदर टोटल कितनी सल्तनत थी? तो 5 सल्तनत थी, ठीक है। तो डेक्कन सल्तनत के अंदर काम किया करते थे कौन? शाहजी, यानी कि शिवाजी के पिताजी। मीनवाइल इन इज जागीर एट पुणे, और शाहजी को एक जागीर मिली हुई थी। जागीर मतलब क्या होता है? जैसे जागीरदार आपने सिस्टम सुना होगा, जैसे मनसबदार आपने सिस्टम सुना होगा, तो उसमें जो लैंड मिलती है उसको जागीर कहा जाता है, ठीक है। तो शाहजी को जो जागीर मिली हुई थी, जो एरिया मिला हुआ था, लैंड मिला हुआ था, वो क्या था? वो था पुणे। तो शाहजी के पास पुणे था। शिवाजी ग्रू अप अंडर दी वॉचफुल आईज ऑफ जीजाबाई। शिवाजी जो है वहां पे अपने माता के संरक्षण में उन्होंने उनका पालन पोषण हुआ जीजाबाई की आंखों के सामने। अब यहां बताया है कि जागीर होता क्या है, कि अगर किसी को ना पता हो फिर भी जागीर क्या है, तो जागीर के बारे में बताया है। तो यहां से एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि शाहजी के पास कौन सी जागीर थी? तो पुणे थी। यानी शिवाजी का पालन पोषण, शिवाजी का बचपन जो है वो कहां पे गुजरा? पुणे में, ठीक है। जागीर क्या होती है? तो अ जागीर वाज अ पीस ऑफ लैंड गिवन बाय ए किंग और रूलर टू समवन, अ नोबल और एज अ सोल्जर एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विस। यानी कि एक राजा के द्वारा किसी ऑफिसर को जो कोई जमीन दी जाती है उसके सर्विस के बदले में, तो उसको जागीर कहा जाता है। द पर्सन हु गॉट द जागीर कुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द लैंड। जिस इंसान को वो जागीर मिलती है वो उस जगह से लैंड को, उस लैंड से जो है वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, एंड यूज द मनी टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स और हेल्प द किंग व्हेन नीडेड। और उस पैसे से, उस टैक्स से वो अपना जो खाना, अपना जो खर्चा है वो निकाल सकता है, ठीक है। और कभी राजा की अगर मदद करनी है तो राजा की मदद भी कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं जागीर। तो जागीर क्या है? अ पीस ऑफ लैंड। जागीर क्या है? एक पीस ऑफ लैंड जो कि राजा देता है ऑफिसर को, किसके बदले में? उसकी सर्विस के बदले में। When he was just 16, शिवाजी लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन्स। यानी जब शिवाजी मात्र 16 साल के हुए थे, शिवाजी ने तब से ही मिलिट्री कैंपेन्स करने शुरू कर दिए थे। यानी कि अपनी एक छोटी सी सेना लेकर के इधर उधर अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया था। फर्स्ट कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड ओवर द पुणे रीजन। सबसे पहले उन्होंने अपनी जो पकड़ है वो किसके ऊपर बनाई? पुणे के ऊपर। बाय कैप्चरिंग नेग्लेक्टेड एंड अनऑक्यूपाइड फोर्ट्स एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंसेस। कैसे बनाई पुणे के ऊपर पकड़? तो पुणे में जो वो वाले किले थे जिनके ऊपर किसी की नजर नहीं थी, या जिन किलों के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, यानी कि जहां पे मुगल एम्पायर का कंट्रोल नहीं था, जहां पे बहमनी सल्तनत का कंट्रोल नहीं था, तो पुणे में ऐसे किलों के ऊपर सबसे पहले शिवाजी ने अपना पकड़ बनाया। शिवाजी ने उन किलों के ऊपर उनको ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो पहला काम शिवाजी ने क्या किया कि पुणे के अंदर उन किलों के ऊपर, उन फोर्ट्स के ऊपर अपना कब्जा किया जहां पे किसी का कंट्रोल नहीं था, ठीक है। बाय कंपैरिजन, द बीजापुर सल्तनत रूल्ड बाय द आदिल शाही डायनेस्टी maintained merchant ships did not possess a full-time naval force which could protect the coast. Even the Mughal Empire's use of a navy was very limited. यहाँ पे कुछ मिसिंग है, आई थिंक नहीं, ठीक है। द बीजापुर सल्तनत रूल्ड बाय द आदिल शाही डायनेस्टी। अब जो 5 सल्तनत थी, बहमनी सल्तनत में जो 5 सल्तनत थी, उसमें से एक सल्तनत कौन सी थी? बीजापुर सल्तनत। और बीजापुर सल्तनत में कौन रूल किया करती थी? कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? तो आदिल शाही डायनेस्टी। बीजापुर सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? आदिल शाही डायनेस्टी। मेंटेन्ड मर्चेंट शिप्स बट डिड नॉट पॉसेस अ फुल टाइम नेवल फोर्स। इनके पास मर्चेंट शिप्स थे। मर्चेंट शिप का मतलब होता है जो व्यापारी जहाज होते हैं, यानी वो जहाज, पानी के वो जहाज जिससे आप व्यापार करने जाते हो, आप किसी से लड़ाई नहीं करने जाते, आप व्यापार करने जाते हो, उनको मर्चेंट शिप कहा जाता है, ठीक है। तो बीजापुर सल्तनत के पास मर्चेंट शिप्स थे बट डिड नॉट पॉसेस अ फुल टाइम नेवल फोर्स, लेकिन उनके पास एक फुल टाइम नेवल फोर्स नहीं थी, विच कुड प्रोटेक्ट द कोस्ट, जो कि कोस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं मुगल एम्पायर यूज ऑफ नेवी वाज वेरी लिमिटेड। मुगल एम्पायर जो था वो भी नेवी बहुत कम यूज किया करता था। Thus, the Maratha Navy was born, whose exploits became legendary. इसी वजह से मराठाओं ने इस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग किया। इसीलिए शिवाजी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेवी। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेवी किसको कहा जाता है? शिवाजी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय का फायदा उठाया कि भाई बीजापुर सल्तनत उनके आसपास थी, उसके पास केवल व्यापारी जहाज थे, ठीक है, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग नेवी थी नहीं, मुगल्स नेवी का यूज ज्यादा करते नहीं थे। तो इस वजह से शिवाजी ने सोचा कि क्यों ना अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि उसी समय भारत में जो बाहर से व्यापार करने आते थे पुर्तगीज और ये सब,
उनकी जो नेवी थी वो स्ट्रांग थी, तो उनका दबदबा जो है इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में ज्यादा था। इसलिए शिवाजी ने सोचा कि एक इंडियन पावर को भी अरेबियन सी में होना चाहिए या इंडियन ओशन में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए शिवाजी ने अपनी नेवी को स्ट्रांग किया, ठीक है। टू प्रोटेक्ट दिस पीपल फ्रॉम पावरफुल एनिमीज, अपने लोगों को पावरफुल एनिमीज से बचाने के लिए शिवाजी हैड रिकोर्स टू द टैक्टिक ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक को अपनाया। शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक को अपनाया। एक मिनट बेटा। चलिए, तो अपने लोगों को पावरफुल एनिमीज से बचाने के लिए शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स को अपनाया। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि भाई जब आपके पास सेना छोटी है और सामने वाले दुश्मन के पास सेना बहुत बड़ी है, तो आप उससे आमने सामने की लड़ाई तो कर नहीं सकते। आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 10 इंसानों से लड़ोगे तो आप जीत नहीं पाओगे, चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों हो। इसलिए आप अपनी ज्योग्राफी को समझते हो। अगर आप मान लीजिए जंगलों में रहते हो तो आप जंगलों को समझते हो, तो आप उन जंगलों को इस तरीके से यूज करोगे ताकि आपकी जो छोटी सेना है वो उस बड़ी सेना को हरा सके। कि आप ऐसे ठिकानों में रहोगे कि जैसे ही आपको वो बड़ी सेना दिखेगी तो आप उसके ऊपर तुरंत ऊपर से अटैक कर दोगे जब वो सेना तैयार ना हो। तो ऐसी टैक्टिक्स को कहा जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर। तो शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर को शुरू किया। शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर को मतलब एक तरीके से बढ़ाया बहुत ज्यादा। बीजापुर सल्तनत विच सेंट द वेटरन जनरल अफजल खान टू कन्फ्रंट हिम। अब शिवाजी की सबसे पहली लड़ाई जो शुरू हुई वो बीजापुर सल्तनत के साथ शुरू हुई। मुगल एम्पायर के ही अंडर में एक तरीके से बहमनी सल्तनत आती थी, ठीक है। तो शिवाजी के सामने पहला जो एक तरीके से दुश्मन था, जो पहला एनिमी था, वो कौन थी? बीजापुर सल्तनत। तो बीजापुर सल्तनत विच सेंट द वेटरन जनरल अफजल खान टू कन्फ्रंट हिम, यानी बीजापुर सल्तनत ने अपना एक वेटरन जनरल यानी बहुत पुराना दिग्गज जनरल जो है उसको भेजा शिवाजी को कन्फ्रंट करने के लिए। इसका नाम था अफजल खान। कि आप जाके शिवाजी से बात करो या शिवाजी को जाके धमकाओ, ये जो भी है, मतलब शिवाजी को डराने धमकाने के लिए बीजापुर सल्तनत ने किसको भेजा? अफजल खान को। शिवाजी एंड हिज एडवाइजर्स मैनेज टू कन्विंस अफजल खान टू मीट हिम फॉर ए वन-ऑन-वन मीटिंग। अब शिवाजी ने सोचा कि भाई अगर मैं इसको वन-ऑन-वन मीटिंग के लिए कन्विंस कर लूं, वन-ऑन-वन मतलब कि आमने सामने की जो आपस में केवल मैं और तुम बैठ करके बातें करेंगे और कोई सेना वेना कुछ नहीं होगी, केवल मैं और तुम बैठ के बात करेंगे। तो शिवाजी ने और उनके एडवाइजर्स ने अफजल खान को वन-ऑन-वन मीटिंग के लिए कन्विंस कर लिया, मना लिया। कन्विंस करने का मतलब होता है मना लिया। कहां पे? तो एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट अमिड थिक फॉरेस्ट, यानी प्रतापगढ़ किले के एकदम नीचे, प्रतापगढ़ का जो किला है उसके एकदम नीचे जंगलों के बीचों बीच एक जगह थी जहां पे शिवाजी ने अफजल खान से मिलने का प्लान बनाया। अफजल खान को वहां मिलने के लिए कन्विंस कर लिया और उसी बात का फायदा उठाया फिर शिवाजी ने। देयर शिवाजी किल्ड अफजल खान, और वहीं शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया। यानी वो जैसे ही गले मिले तो अफजल खान ने कोशिश करी होगी, और जैसे ही अफजल खान ने कोशिश करी तो शिवाजी के पास जो वाघनख हुआ करते थे, जो मैंने आपको शायद पिछले साल करंट अफेयर में एक बार बताया था कि वाघनख जो है वो अभी जो लंदन में म्यूजियम है वहां पे रखे हुए हैं। वाघनख क्या होते हैं कि सिंह के जैसे पंजे होते हैं, उसके जैसा एक हथियार बनाया जाता है जिसको इंसान इस्तेमाल करते हैं, और उसको हाथ में से पहना जाता है। उसमें से ऐसे लोहे के नुकीले दांत टाइप के निकले होते हैं, उससे किसी इंसान को एकदम ऐसे फाड़ सकते हैं। तो शिवाजी उसका इस्तेमाल करते थे दुश्मनों से लड़ने के लिए, जो क्लोज कॉम्बैट होती है उस लड़ाई में। क्लोज कॉम्बैट मतलब जो बिल्कुल पास में जो लड़ाई होती है, लात घूसों की जो लड़ाई होती है, उसको क्लोज कॉम्बैट कहा जाता है। तो शिवाजी ने वाघनख का इस्तेमाल करके अफजल खान को मार दिया। ये रहा, द वाघनख इज ए स्मॉल वेपन शेप्ड लाइक ए टाइगर्स क्लॉ।
यानी वाघनख जो है एक छोटा सा हथियार होता है जो कि टाइगर्स क्लॉ, टाइगर के पंजे के जैसा होता है, विच शिवाजी यूज्ड टू किल अफजल खान इन क्लोज कॉम्बैट, जो शिवाजी ने अफजल खान को मारने के लिए जिसका इस्तेमाल किया था, किसमें? क्लोज कॉम्बैट में। Soon afterwards, the Mughal nobleman Shaista Khan invaded Shivaji's territories with a big army for 3 years. उसके बाद अब बहमनी सल्तनत या जो बीजापुर सल्तनत है उसमें तो इतनी पावर बची नहीं कि वो शिवाजी से आके लड़े। अब मुगल एम्पायर को सामने आना पड़ा। तो मुगल एम्पायर ने अपना एक नोबलमैन यानी अपना एक कुलीन था, अपना एक उनका जनरल था जिसका नाम था शाइस्ता खान, उसको भेजा साउथ में कि आप जाओ एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर के शिवाजी से लड़ने के लिए। तो शाइस्ता खान इन्वेडेड शिवाजी टेरिटरी विद अ बिग आर्मी फॉर 3 years, यानी लगातार 3 सालों तक शाइस्ता खान शिवाजी की टेरिटरीज के ऊपर अटैक करते रहे। शिवाजी रेडेड शाइस्ता खान कैंप एट नाइट। अब एक बार क्या हुआ कि भाई 3 साल के लिए वो आया इंसान लड़ाई करने के लिए, तो हर दिन तो ऐसा आके लड़ाई करेगा नहीं, और दिन में करेगा तो रात में तो आराम करेगा ही करेगा। तो जब एक बार शाइस्ता खान अपने कैंप में रात में था तो शिवाजी ने रात में ही कैंप पे अटैक कर दिया। शिवाजी रेडेड शाइस्ता खान कैंप एट नाइट। द खान बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम द रेड। जो शाइस्ता खान था वो मुश्किल से ही अपने उस रेड से बच पाया। लूजिंग ए फ्यू फिंगर्स, उसकी कुछ अंगुलियां भी जो है वो भी कट गई। एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र छोड़ के भाग गया। ठीक है। शिवाजी सेट सूरत, शिवाजी ने सूरत के ऊपर कब्जा कर लिया। सूरत कहां है? गुजरात में। अ वेल्दी पोर्ट सिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, जो कि मुगल एम्पायर की एक बहुत ही वेल्दी पोर्ट सिटी थी उस वक्त। तो शिवाजी ने सूरत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये जो अटैक किया था शिवाजी ने, ये क्या था? ये थे सर्जिकल स्ट्राइक। जो आज के टाइम में हम बहुत बोलते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक वहीं से शुरू हुई है। तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब समझो क्या होता है। आपको मतलब नहीं पता होगा, बस ना आप इस वर्ड को यूज करते होंगे, बस सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अ मिलिट्री अटैक इंटेंडेड टू डैमेज ओनली स्पेसिफिक टारगेट, कि जब आप केवल एक स्पेसिफिक टारगेट को डैमेज करने के लिए अटैक करते हो, एक मिलिट्री अटैक करते हो, तब उसको कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक। विद नो और मिनिमल डैमेज टू अदर पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे बाकी लोगों को कोई डैमेज नहीं करना होता, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करना होता, केवल उस स्पेसिफिक टारगेट को हिट करना होता है। ऐसे स्ट्राइक को, ऐसे अटैक को कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया। भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई मोटिव ये था नहीं कि भाई हम पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है उनको उड़ा देंगे, या पाकिस्तान के जो भी फैक्ट्रीज वगैरह है उनको उड़ा देंगे, उनकी इकोनॉमी को उड़ा देंगे, या वहां के लोगों को मारेंगे, सिविलियंस को मारेंगे। ये तो हमारा मोटिव था नहीं। हमारा मोटिव सिंपल था कि भाई हमें जो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बेस कैंप्स हैं हमको वो उड़ाने थे। ठीक है, जैसे नूर खान बेस कैंप था एक, हमें ऐसी चीजें उड़ानी थी। तो हमारा जो टारगेट था बहुत स्पेसिफिक था। तो जब आप एक स्पेसिफिक टारगेट को अपनी मिलिट्री से हिट करते हैं, बाकी किसी और को नुकसान ना हो ये सोच करके, तब उसको कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक। तो सर्जिकल स्ट्राइक की डेफिनेशन एक तरीके से ये है। तो शिवाजी ने इसी का एग्जांपल दिया जब उन्होंने किस पे अटैक किया? शाइस्ता खान के कैंप पे अटैक किया, और शाइस्ता खान वहां से अपनी कुछ अंगुलियां खोकर और मुश्किल से बच के वहां से महाराष्ट्र छोड़ के भाग गया। फिर देयरफॉर औरंगजेब सेंट जयसिंह। फिर औरंगजेब ने किसको भेजा? जयसिंह को भेजा, यानी कि अब इस बार एक हिंदू को भेजा। अ डिस्टिंग्विश्ड राजपूत जनरल, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड मतलब एक बढ़िया राजपूत जनरल था, टू डिफीट शिवाजी, शिवाजी को हराने के लिए। अगेंस्ट हिम शिवाजी हैड टू कंसीड डिफीट एट पुरंदर फोर्ट। अब जयसिंह के सामने शिवाजी को हार का सामना करना पड़ा। कहां पे? पुरंदर फोर्ट में, और वहीं पे होती है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में। तो पुरंदर फोर्ट कहां है? पुणे में। एंड एंटर इनटू ए ट्रीटी, और एक ट्रीटी होती है पुरंदर की ट्रीटी। ही हैड टू गिव अप अ साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम। और इस ट्रीटी में क्या हुआ कि शिवाजी को अपने राज्य का बहुत सारा हिस्सा जो है, बहुत सारे किले जो हैं वो देने पड़ते हैं। किसको? जयसिंह को, यानी कि मुगल एम्पायर को। तो ही हैड टू गिव अप अ साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम एंड हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस। और जो उनके बेटे थे संभाजी, उनको मुगल सर्विस में एंटर करना पड़ता है, मुगल सर्विस में काम करना पड़ता है। शिवाजी वॉज परसुएडेड बाय जयसिंह टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा। अब शिवाजी को जयसिंह मनाते हैं कि भाई आप एक बार आगरा आओ, हमारे जो सुल्तान है उनसे मिलने के लिए, हमारे जो एम्परर है उनसे मिलने के लिए, यानी औरंगजेब से मिलने के लिए। तो शिवाजी को जयसिंह औरंगजेब से मिलने के लिए लेकर के जाते हैं आगरा। फॉलोइंग विच औरंगजेब पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट। और औरंगजेब जो है वो धोखा करता है। औरंगजेब शिवाजी से मिलने के बाद शिवाजी को हाउस अरेस्ट में रख देता है। हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि वहीं एक महल के अंदर उनको बंद कर देता है शिवाजी को।
अब शिवाजी अकेले नहीं गए थे, शिवाजी अपने बेटे के साथ गए थे, यानी कि संभाजी के साथ गए थे। तो शिवाजी एंड हिज सन संभाजी हैड हिड देमसेल्व्स इन द बास्केट्स एंड मेड देयर एस्केप। अब शिवाजी और उनके बेटे जो संभाजी हैं वो वहां पे एक महल के अंदर बंद हैं, अब वो वहां से निकल नहीं सकते। तो शिवाजी ने वहां पे एक प्लान किया कि भाई यहाँ से निकलने का क्या तरीका आजमा सकते हैं। तो शिवाजी ने एक तरीका सोचा कि भाई मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं, शिवाजी ने बोला कि भाई वहां पे जितने भी लोग काम करते थे, जितने भी वहां पे चौकीदार थे, सैनिक थे, उनको शिवाजी ने कहा कि भाई मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जैसे बाहर से खाने पीने के लिए मंगवाता रहूंगा, क्योंकि भाई मैं राजा हूं, मैं महाराष्ट्र का राजा हूं, मराठा साम्राज्य का मैं छत्रपति हूं, तो मैं आप सभी के लिए डेली जो है कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मंगवाता रहूंगा। तो सबने हाँ कर दिया कि भाई हाँ, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो डेली बास्केट्स आती थी, उन बास्केट्स में खाने पीने की चीजें आती थी। तो कई दिनों तक तो शिवाजी वो खाने पीने की चीजें उनमें बांटते रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने ये प्लान किया कि इन्हीं बास्केट्स में हम छुप जाएंगे और इन्हीं बास्केट्स के सहारे हम यहां से निकल जाएंगे। तो शिवाजी एंड हिज सन संभाजी हिड देमसेल्व्स इन द बास्केट्स एंड मेड देयर एस्केप। तो बास्केट्स के अंदर वो छुप गए और वहां से वो निकल गए। औरंगजेब कुड नेवर कैप्चर शिवाजी अगेन, लेकिन इसके बाद औरंगजेब कभी भी शिवाजी को दोबारा नहीं पकड़ पाया। ठीक है, शिवाजी जब यहां से चले गए, वापस अपने साम्राज्य में चले गए, तो अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ साल बाद, इन 1674, शिवाजी वॉज कोरोनेटेड विद फुल वैदिक राइट्स एट द स्ट्रॉन्ग माउंटेन फोर्ट्रेस ऑफ रायगढ़। शिवाजी का कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन मतलब होता है जो जब राज सिंहासन किसी को दिया जाता है तो उसका जो एक तरीके से एक सेरेमनी होती है, जब राजा बनाया जाता है तो उसकी जो सेरेमनी होती है उसको कोरोनेशन कहते हैं। ठीक है, राजा बनाने की जो सेरेमनी होती है उसको कोरोनेशन कहा जाता है। तो शिवाजी को राजा बनाया गया 1674 में। कहां पे? तो रायगढ़ के किले में। तो इस किले का भी नाम याद रखना, रायगढ़ के किले में शिवाजी को राजा बनाया गया। कौन से किले में उनको हार का सामना करना पड़ा था? पुरंदर के किले में, इसलिए पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, हिज फॉर्मल टाइटल आफ्टर द कोरोनेशन, कोरोनेशन के बाद जो उनका फॉर्मल टाइटल था वो क्या था? वो था श्री राजा शिवा छत्रपति, यानी उनका जो पूरा नाम था, ऑफिशियल नाम था, वो क्या हो गया? श्री राजा शिवा छत्रपति, ये इनका नाम हो गया। उसके बाद ही स्टार्टेड हिज ओन एरा, उन्होंने अपना एक एरा स्टार्ट किया। एरा मतलब होता है कैलेंडर, जैसे शका एरा है, विक्रम संवत है, ऐसे ही शिवाजी ने भी अपना एक नया कैलेंडर, अपना एक नया एरा स्टार्ट किया जिसका नाम था राज्याभिषेक शका। कोरोनेशन को हिंदी में राज्याभिषेक कहा जाता है। तो शिवाजी ने अपना एक नया एरा स्टार्ट किया, राज्याभिषेक शका। ठीक है, इसको भी याद रखना, एक नया कैलेंडर है, एक नया कैलेंडर था, शिवाजी ने स्टार्ट किया था, राज्याभिषेक शका। ठीक है, आफ्टर दिस शिवाजी एम्बार्क्ड अपॉन ए कंक्वेस्ट ऑफ द साउथ, उसके बाद शिवाजी जो है वो साउथ के ऊपर अटैक करने लगे, साउथ को जीतने लगे। ऑल्सो रेफर टू एज द दक्षिण दिग्विजय, और उन्होंने अपने इस कंक्वेस्ट को, अपने इस मिशन को एक नाम दिया दक्षिण दिग्विजय, कि हमें दक्षिण को जीतना है। तो शिवाजी का दक्षिण को जीतने का जो एक मिशन था उसका नाम क्या था? दक्षिण दिग्विजय। तो वाइल इन द साउथ, यानी जब वो साउथ में थे, शिवाजी फॉरबिड द डच फ्रॉम ट्रेडिंग स्लेव्स, शिवाजी ने डचों को मना किया कि आप स्लेव का ट्रेड नहीं कर सकते। यानी उस समय भारत में डच आ चुके थे, और डच क्या करते थे? भारत से लोगों को पकड़ते थे और बाहर जाके बेचते थे, यानी कि स्लेव बनाते थे उनको। तो शिवाजी ने डचों को साफ मना कर दिया कि भाई आप यहां से लोगों को ले जा करके बाहर नहीं बेच सकते, आप ऐसे स्लेव नहीं बना सकते। तो किसको मना किया शिवाजी ने? डचों को मना किया। क्या करने से? स्लेव बनाने से, स्लेव का ट्रेड करने से। एट द टाइम मोस्ट यूरोपियंस वर कैप्चरिंग एंड सेलिंग इंडियंस, इस समय बहुत सारे यूरोपियंस क्या कर रहे थे? वो इंडियंस को पकड़ रहे थे, बेच रहे थे एज स्लेव्स, एंड एनकाउंटर्ड नो अपोजिशन फ्रॉम इंडियन पावर्स। और भारत के लोग, उनके भारत की जो पावर्स थी, उनको कोई मना नहीं करता था। यानी इस समय यूरोपियंस, यानी पुर्तगाली थे और डच थे और अंग्रेज थे, क्या करते थे? भारत से लोगों को पकड़ते थे और बाहर जाके बेचते थे एज ए स्लेव, और कोई मना नहीं करता था जब तक उनको शिवाजी ने मना नहीं किया। तो शिवाजी ने ही उनको पहली बार रोका डचों को कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। अ फीवर क्लेम्ड शिवाजीज लाइफ व्हेन ही वाज 50, और जब शिवाजी 50 साल के थे तो उनको एक बुखार होता है बहुत तेज, और उनकी जान जो है वो चली जाती है। तो शिवाजी की डेथ होती है जब वो 50 साल के होते हैं, एक बुखार की वजह से। 50 साल के होते हैं, यानी कि 1630 में उनका जन्म हुआ था, और 50 साल के बाद यानी कि 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। तो 50 साल की उम्र में शिवाजी की डेथ हो जाती है। ही बुंदेला प्रिंस, एक ये दा है, द बुंदेला प्रिंस छत्रसाल, यानी एक बुंदेला प्रिंस थे। बुंदेल एक एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है, जो कि आपका यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में आता है, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड के जो एक राजकुमार थे जिनका नाम था छत्रसाल,
बुंदेलखंड के राजकुमार थे छत्रसाल। छत्रसाल वाज सो इंस्पायर्ड बाय शिवाजी स्ट्रगल, छत्रसाल इतने इंस्पायर्ड थे शिवाजी के स्ट्रगल से अगेंस्ट द मुगल्स दैट ही मैनेज टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट किंगडम, कि उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिया था ऑफ बुंदेलखंड, डिवाइडेड बिटवीन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, जो आज के समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में डिवाइडेड है। तो इसको याद रखना कि बुंदेलखंड का राज्य जो है किसने बनाया था, छत्रसाल ने बनाया था। किससे इंस्पायर होकर, शिवाजी से इंस्पायर होकर, शिवाजी से इंस्पायर होकर। ठीक है, आगे बात करते हैं द मराठास आफ्टर शिवाजी, यानी शिवाजी के बाद फिर मराठा एम्पायर में क्या हुआ। तो शिवाजी के दो बेटे थे, शिवाजी हैड टू सन्स, संभाजी एंड राजाराम। एक का नाम था संभाजी और दूसरे थे राजाराम। आफ्टर शिवाजी डेथ संभाजी बिकेम द छत्रपति, और शिवाजी के बाद, शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी जो है वो छत्रपति बनते हैं, यानी कि राजा बनते हैं। औरंगजेब इन्वेडेड द डेक्कन एंड कंक्वायर्ड द बीजापुर, औरंगजेब ने डेक्कन पे अटैक किया। ठीक है भाई, औरंगजेब ने, हमने औरंगजेब के बारे में क्या पढ़ रखा है कि औरंगजेब की लास्ट के जो साल थे वो कहां बीते, डेक्कन में। वो डेक्कन चला गया, फिर साउथ में चला गया। तो साउथ में आकर के सबसे पहले औरंगजेब ने किसको हराया, जो बीजापुर सल्तनत थी उसको हराया, यानी आदिल शाही डायनेस्टी को हराया। एंड गोलकोंडा, गोलकोंडा में कौन थी, कुतुब शाही डायनेस्टी, गोलकोंडा को हराया, कुतुब शाही डायनेस्टी को हराया। तो सबसे पहले औरंगजेब ने साउथ में आकर के ये बीजापुर गोलकोंडा को हराया। उसके बाद ही देन कैप्चर्ड संभाजी, फिर संभाजी को भी कैप्चर कर लिया। जो आपने एक मूवी देखी होगी छावा, तो छावा में आपने देखा होगा ना कि लास्ट में जो है संभाजी को पकड़ लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और बहुत ज्यादा उनका एक तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको तड़पाया जाता है। ठीक है, तो ही देन कैप्चर्ड संभाजी एंड आफ्टर टॉर्चरिंग हिम ब्रूटली, और बहुत ही खतरनाक तरीके से उनको टॉर्चर करने के बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है संभाजी को। इसके बाद आफ्टर दिस ही कैप्चर्ड रायगढ़, इसके बाद औरंगजेब रायगढ़ पे भी कब्जा कर लेता है। यानी रायगढ़ कौन थी, वो मराठा की कैपिटल थी रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ में ही राज्याभिषेक हुआ था किसका, शिवाजी का। तो संभाजी को मारने के बाद औरंगजेब जो है वो रायगढ़ पे कब्जा कर लेता है। आफ्टर संभाजी, संभाजी के बाद राजाराम बिकेम द छत्रपति एंड फ्लेड टू घिंगी, संभाजी के बाद राजाराम जो है वो छत्रपति बनते हैं, क्योंकि दूसरे बेटे कौन थे शिवाजी के, राजाराम। पहले संभाजी बने, संभाजी की डेथ के बाद राजाराम छत्रपति बनते हैं। लेकिन अब रायगढ़ तो किसके कब्जे में है, औरंगजेब कब्जे में। तो राजाराम कहां चले जाते हैं, राजाराम बिकेम द छत्रपति एंड फ्लेड टू जिंजी, कहां चले आते हैं, जिंजी चले आते हैं। जिंजी कहां है, आज के तमिलनाडु में। तो इस जगह को याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जब संभाजी की डेथ हो गई तो राजाराम छत्रपति बनने के बाद कहां चले आते हैं, जिंजी चले आते हैं। अब औरंगजेब वहीं महाराष्ट्र के इलाके में ही है। तो औरंगजेब वाज दस अनेबल टू लीव द डेक्कन, अब औरंगजेब जो है डेक्कन छोड़ के नहीं जा सकते थे। एंड डाइड विदाउट हैविंग सक्सीडेड इन सबड्यूइंग द मराठास, और मराठास को कंप्लीटली हराने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। भाई मराठाओं को कंप्लीटली हराने का मतलब क्या है कि भाई सारे जो भी उनके राजकुमार उन सबको मार दें। राजाराम तो बचे हुए हैं, तो राजाराम कहां चले गए, जिंजी, यानी मराठा एम्पायर तो अब भी है। तो शिवाजी का जो एम्पायर है मराठा एम्पायर, औरंगजेब उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाता है, और औरंगजेब जो है बिना सफल हुए, असफल ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है, कहां पे, साउथ में। ठीक है, अब औरंगजेब की डेथ के बाद नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव द मराठास लेड बाय ताराबाई राजाराम्स क्वीन मेड लार्ज स्केल इनरोड्स इनटू मुगल टेरिटरीज, यानी कि अब कोई इतना सामने विरोध था नहीं, मराठाओं के सामने कोई इतना विरोध था नहीं, क्योंकि औरंगजेब तो मर चुका था। तो नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव द मराठास लेड बाय ताराबाई, अब मराठाओं को लीड कर रही थी ताराबाई, राजाराम्स क्वीन जो कि राजाराम की रानी थी। मेड लार्ज स्केल इनरोड्स इनटू मुगल टेरिटरीज इवेंचुअली कंक्वेरिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने मुगल टेरिटरीज में अंदर उन्होंने घुसे, मुगल टेरिटरीज के ऊपर कब्जा किया, और भारत के कई सारे इलाकों पे उन्होंने जीत प्राप्त करी, क्योंकि राजाराम जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी। ठीक है, तो राजाराम की जो वाइफ थी ताराबाई, उन्होंने फिर मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर को संभाला था। द पेशवा, अब पेशवा कौन होते थे, अ पर्शियन टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर। अब एक नई पोस्ट जो है मराठा एम्पायर में आई, पेशवा। पेशवा होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो पेशवा विल्डेड ग्रेट इन्फ्लुएंस इवन ओवर द छत्रपति हिमसेल्फ, यानी फिर पेशवा की जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज्यादा होती चली गई कि जो राजा होते थे छत्रपति, उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी पेशवा को। पेशवा मेन हो गए। फिर पहले छत्रपति मेन हुआ करते थे, यानी राजा मेन हुआ करते थे जब तक शिवाजी, संभाजी ये सब थे, लेकिन बाद में जो है पेशवा की जो पोस्ट थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई।
किसकी वजह से? जैसे कुछ पेशवा थे, उन्होंने पेशवा की पोस्ट को इंपॉर्टेंट किया, जैसे इन पर्टिकुलर पेशवा बाजीराव फर्स्ट, जैसे पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे एंड हिज सन नाना साहेब पेशवा और इनके बेटे नाना साहेब पेशवा वर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैन इंडियन एक्सपेंशन ऑफ द मराठास। इन्होंने मराठा एम्पायर को इतना बड़ा कर दिया था, पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने या नाना साहब पेशवा ने, पूरे इंडिया पे लगभग मराठा एम्पायर कब्जा था, पूरे इंडिया पे, दिल्ली तक अटैक करते थे। बाजीराव फर्स्ट ने दिल्ली पर अटैक किया जब मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में रूल कर रहा था, मुगल एम्पायर, दिल्ली तक आकर के अटैक किया बाजीराव फर्स्ट ने। तो बाजीराव मस्तानी मूवी है, वो इन्हीं के ऊपर है, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। The Marathas' 10-year campaign in Bengal inflicted much cruelty and devastation on the common people. मराठाओं ने लगातार 10 सालों तक बंगाल तक अटैक किया। अब बंगाल पे इतना खतरनाक अटैक किया, मतलब मराठाओं के इन अटैक्स को भी इतना, मतलब बहुत ज्यादा ब्रूटल माना जाता है कि मराठाओं ने बंगाल पे जाकर के इतना अटैक किया, बहुत क्रूएल्टी वहां पे दिखाई, डिवास्टेशन करी, फसलें बर्बाद कर देते थे, लोगों को मारते थे, कॉमन लोगों को, आम लोगों को जाके मारते थे वहां पे मराठा। मतलब एकदम मराठाओं से लोग डरते थे उस समय पे। दिल्ली में लोग डरते थे कि कहीं मराठा अटैक न कर दें, बंगाल में लोग डरते थे कि मराठा अटैक न कर दें, क्योंकि आते थे, फसलें जला देते थे, फसलें बर्बाद कर देते थे, लोगों को मारते थे, लूटपाट मचाते थे। तो मराठास ब्रीफली कंट्रोल द एरियाज ऑफ लाहौर, अटक एंड इवन पेशावर। यहां तक कि मराठाओं ने लाहौर तक, अटक तक, पेशावर तक का जो इलाका था, जो पाकिस्तान पड़ता है, ये सब इलाके पाकिस्तान पड़ते हैं, वहां तक के इलाके को भी कंट्रोल किया मराठाओं ने। तो इतना बड़ा एरिया, इतना लार्ज एरिया जो है मराठा एम्पायर में एक समय पे आ चुका था। किसके अंडर? जब पेशवाओं का रूल भारत में आ चुका था, मराठा एम्पायर में आ चुका था। ठीक है। डिस्पाइट सफरिंग अ डिजास्टर्स डिफीट इन पानीपत एंड 1761, जब बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा एम्पायर की हार होती है 1761 में, दे क्विकली रिकवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा माधवराव फर्स्ट। उसके बाद भी मराठा एम्पायर फिर से रिकवर होता है पेशवा माधवराव फर्स्ट के अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे। दे वेंट ऑन टू रिकैप्चर दिल्ली इन 1771। और फिर से महादजी शिंदे के लीडरशिप में, यानी महादजी शिंदे जब पेशवा थे, उनकी लीडरशिप में फिर से एक बार और दिल्ली के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया 1771 में। यानी मराठा जो है एक बार ऑलरेडी हार चुके थे 1761 बैटल ऑफ पानीपत में। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। किससे? डिफीट बाय अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था ना, तो अहमद शाह अब्दाली से मराठा ऑलरेडी एक बार हार चुके थे 1761 बैटल ऑफ पानीपत थर्ड में, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने रिकवर किया और 1771 में महादजी शिंदे के अंडर उन्होंने दिल्ली के ऊपर फिर से कब्जा कर लिया। अब इसके बाद जो है मराठाओं की लड़ाइयां होती हैं ब्रिटिशर्स के साथ। तो ब्रिटिशर भारत आ चुके थे, तो 3 एंग्लो मराठा वॉर होती हैं, यानी ब्रिटिशर्स मराठा वॉर होती हैं 3। कब से कब तक? तो 1775 से लेकर के 1818 तक। इसमें क्या होता है? इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर। इसके बाद मराठाओं को ब्रिटिशर्स के द्वारा हरा दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत को मराठाओं से जीता, ना कि मुगल एम्पायर से, क्योंकि मुगल एम्पायर उस समय इतना ताकतवर नहीं था। ब्रिटिशर्स के सामने जो मेन चुनौती थी वो मराठा एम्पायर थी, ना कि मुगल एम्पायर। उस समय मराठा एम्पायर था भारत के लिए एक तरीके से, जो भारत का लीडर, भारत को जो लीड कर रहा था, भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव था उस समय मराठा एम्पायर था, ना कि मुगल एम्पायर। तो ब्रिटिशर्स ने भारत को मराठा एम्पायर से जीता, ना कि मुगल एम्पायर से। तो डिड यू नो दैट नाना फडणवीस एक बहुत ही पावरफुल अधिकारी थे मराठा एम्पायर में। तो नाना फडणवीस, अ पावरफुल ऑफिशियल अंडर द पेशवाज, is credited with organizing the first pan-Indian and anti-British alliance। पहली बार एक ऐसा व्यक्ति था भारत में जिसका नाम था नाना फडणवीस। उन्होंने पहली बार एक एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाया था। एंटी ब्रिटिश अलायंस मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक पूरे पैन इंडिया अलायंस, सारे इंडियंस के अलग अलग राजाओं को एक करके एक अलायंस बनाई, टीम बनाई। ही इवन यूनाइटेड विद ओल्ड एडवर्सरीज, जब यहां तक कि उन्होंने जो उनके पुराने दुश्मन थे, एडवर्सरीज मतलब दुश्मन, जैसे कि हैदर अली ऑफ मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद, इन दिस एंडेवर, यहां तक कि उन्होंने इन लोगों को भी अपने उस अलायंस में ऐड कर लिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन बाद में चीजें उतनी चल नहीं पाई। ब्रिटिशर्स ने अलग अलग जगह फूट डाल करके हमें लड़वाया आपस में ही, और उसका फायदा उठा करके सारा इलाका जीत ले गए। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, नाना फडणवीस का। अब आ जाते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो मराठाओं का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? अभी तक हमने सारा पूरा लगभग वो स्टोरी समझ ली है कि मराठा एम्पायर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वो धीरे धीरे
खत्म हुआ और कैसे अंग्रेजों ने आकर के मराठाओं को हरा दिया। अब बात करते हैं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो शिवाजी हैड एन अष्ट प्रधान मंडल। शिवाजी के पास एक अष्ट प्रधान मंडल था, यानी 8 मंत्री हुआ करते थे शिवाजी के पास, जिसको हम अष्ट प्रधान मंडल कहते हैं, और काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स टू असिस्ट हिम विद एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। जैसे प्रधान होते थे प्राइम मिनिस्टर, अमात्य होते थे फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव होते थे लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, न्यायाधीश होते थे आपके चीफ जस्टिस। इनको याद रखना है, प्रधान कौन है? प्राइम मिनिस्टर, अमात्य कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव कौन है? लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस। आगे चलो, पंडित राव कौन होते थे? हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, यानी जो धर्म की चीजों में संभालते थे वो होते थे पंडित राव। सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ। सुमंत कौन होते थे? मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, जो फॉरेन अफेयर देखते थे। मंत्री कौन होते थे? इंटेलिजेंस मिनिस्टर, खुफिया जानकारी रखने वाले। ठीक है। द मराठास ऑफन लिवाइड टैक्सेस, मराठा टैक्स भी लगाते थे। तो 2 बड़े टैक्स है मराठाओं के, एक तो है चौथ। चौथ का मतलब होता था 25%, कि आप जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 25% आपको टैक्स देना है, उसको कहते थे चौथ। एक होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी का मतलब होता था एन एडिशनल 10% टू चौथ, यानी जितना आपके ऊपर चौथ लगा हुआ है 25%, उस पे 10% और देना है, उसको कहते थे सरदेशमुखी। तो चौथ होता था 25% और सरदेशमुखी होता था 10%। फ्रॉम प्रोविंसेस दैट वर नॉट डायरेक्टली अंडर देम, यानी जो इलाके उनके अंडर डायरेक्टली नहीं आते थे वहां से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, चौथ और सरदेशमुखी। मराठा कॉइन, यानी मराठाओं के जो कॉइन्स थे, मराठा कॉइन नॉन एज द गणपति पंत प्रधान रुपी। मराठाओं के जो कॉइन्स थे उनका नाम क्या था? गणपति पंत प्रधान रुपी। ये याद रखना, मराठाओं के सिक्कों के का क्या कहा जाता था? गणपति पंत प्रधान रुपी। मिंटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी बाय द पटवर्धन्स, ये अर्ली 19th सेंचुरी में मिंट किए जाते थे, बनाए जाते थे बाय द पटवर्धन्स। कौन इनको बनाते थे? पटवर्धन बनाते थे। जनरल्स अंडर द पेशवा, जो कि पेशवा के अंडर में जनरल हुआ करते थे। फीचर्स इंस्क्रिप्शंस इन 2 स्क्रिप्ट्स, इसके ऊपर 2 स्क्रिप्ट्स में चीजें लिखी जाती थी सिक्कों के ऊपर। कौन कौन से स्क्रिप्ट्स में? एक देवनागरी और एक पर्शियन में। तो इन सिक्कों के ऊपर 2 स्क्रिप्ट्स में चीजें लिखी जाती थी, या तो देवनागरी में या फिर पर्शियन स्क्रिप्ट्स में। बात करें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मराठा आर्म फोर्सेस वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मराठाओं के पास 3 तरह की आर्म फोर्सेस थी, एक इन्फेंट्री, एक कैवलरी और एक नेवी। इन्फेंट्री मतलब होता है जो पैदल सैनिक होते हैं, कैवलरी होती है आपकी घुड़सवार सेना, और नेवी होती है आपकी पानी वाली सेना। द कैवलरी वाज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोल्जर्स। कैवलरी में 2 तरह के सोल्जर्स हुआ करते थे। एक तो होते थे बारगीर, हुज हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट वर पेड फॉर बाय द स्टेट, जिसके जो घोड़े वगैरह हैं उनका खर्चा कौन देता था? राज्य देता था। तो बारगीर के खर्चा कौन देता था? राज्य। और दूसरे होते थे शिलेदार्स। शिलेदार्स कौन है? हुज हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट वर पेड फॉर बाय द सोल्जर्स देमसेल्व्स, जिनका घोड़े का खर्चा और सारे खर्चे जो है सैनिक खुद देता था। यानी अगर सैनिक अपना खर्चा खुद संभाल रहा है तो वो शिलेदार है, और अगर सैनिक के घोड़े वगैरह खर्चा राज्य देख रहा है तो वो बारगीर है। महादजी शिंदे हैड ए लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी। महादजी शिंदे के पास एक बहुत बड़ी यूरोपियन स्टाइल आर्मी थी, यानी जैसी आर्मी ये फ्रेंच वगैरह लेकर के आए थे ना भारत में, फ्रेंच है, ब्रिटिशर्स हैं, ऐसी ही एक आर्मी जो है महादजी शिंदे ने भी बनाई थी। स्वॉर्ड्स एंड लांसेस, स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें, लांसेस मतलब भालें, वर द प्रेफर्ड वेपन्स ऑफ द मराठास, ये मराठाओं के कुछ प्रेफर्ड वेपन्स थे। हाउएवर दे आल्सो यूज्ड गन्स इन साइजेबल नंबर्स, इनके पास बंदूकें भी थी। रॉकेट्स वर यूज्ड इन मिलिट्री कैंपेन्स फ्रॉम द डेज ऑफ शिवाजी हिमसेल्फ, शिवाजी के समय से रॉकेट्स भी इस्तेमाल होने लगे थे। एंड बाय द 1770 मेटल ट्यूब रॉकेट्स वर आल्सो बीइंग यूज्ड, 1770 के समय मेटल के ट्यूब रॉकेट जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते थे। रामचंद्र पंत अमात्य, एक इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, रामचंद्र पंत अमात्य, इनका नाम याद रखना। रामचंद्र पंत अमात्य इनके एक फाइनेंस मिनिस्टर थे ऑफ शिवाजी। रोट अदन्य पत्र, इन्होंने एक किताब लिखी, अदन्य पत्र, किताब लिखी है, एक एडिक्ट लिखा, अदन्य पत्र, इसको याद रखना, तो रॉयल एडिक्ट। ऐसी पूछ लेगा आपसे कि अदन्य पत्र जो है वो किसने लिखा है, तो रामचंद्र पंत अमात्य ने लिखा है अदन्य पत्र। किसके फाइनेंस मिनिस्टर थे? शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर थे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मैरीटाइम सुप्रीमेसी की। मैरीटाइम सुप्रीमेसी का मतलब क्या है कि नेवी में जो मराठाओं की सुप्रीमेसी थी, कंट्रोल था नेवी में, उसके बारे में। तो इन द 18th सेंचुरी कान्होजी आंग्रे गाइडेड द मराठास टू विक्ट्री इन मैनी नेवल बैटल्स। 18th सेंचुरी में एक व्यक्ति थे कान्होजी आंग्रे, उन्होंने मराठा नेवी को अपनी ऊंचाइयों पर लेकर के गए।
यानी मराठा नेवी को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग किसने बनाया था? कान्होजी आंग्रे ने। तो इन द 18th सेंचुरी कान्होजी आंग्रे गाइडेड द मराठास टू विक्ट्री इन मैनी नेवल बैटल्स। बहुत सारे नेवल बैटल्स में कान्होजी आंग्रे ने मराठाओं को जीत दिलाई। द मेन स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया वाज देयर नेवीज। अब भारत में जो यूरोपियंस आते थे उनकी मेन स्ट्रेंथ क्या होती थी? नेवीज। दे फोर्स इंडियन टू परचेज देयर नेवल ट्रेड पासेस एट अ प्राइस। वो इंडियंस को मजबूर करते थे कि भाई अगर आपको व्यापार करना है पानी में शिप्स के माध्यम से तो आपको हमारे पासेस लेने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। एंड एनी शिप विदाउट ए पास वाज कन्फिस्केटेड। और अगर किसी भी जहाज पे वो पास नहीं मिला तो उसको यूरोपियंस क्या करते थे? गिरा देते थे, तोड़ देते थे। अब इस चीज को चैलेंज किसने किया? मराठाओं ने। द मराठा चैलेंज दिस प्रैक्टिस। मराठा ने इस चैलेंज को प्रैक्टिस किया, इस प्रैक्टिस को चैलेंज किया एंड स्टार्टेड डिमांडिंग पासेस फ्रॉम द यूरोपियन देमसेल्व्स। और वो उल्टा यूरोपियन से ही पासेस मांगने लगे कि आप दिखाओ आप पे पास कहां है, और अगर आप पे पास नहीं है तो मराठा उनके शिप को तोड़ देते। Who showed their frustration by labeling कान्होजी आंग्रे a pirate। और इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे यूरोपियंस कि भाई पहले यूरोपियंस पासेस मांगते थे, मराठा ही पासेस मांगने लगे उल्टा यूरोपियन से। तो इतना वो फ्रस्ट्रेट हो गए यूरोपियंस कि उन्होंने कान्होजी आंग्रे को एक टाइटल दिया, क्या? पायरेट। कान्होजी आंग्रे को क्या कहते थे? वो पायरेट कहते थे, क्योंकि कान्होजी आंग्रे मेन थे जो मराठा नेवी संभालते थे। कौन थे? कान्होजी आंग्रे। तो यूरोपियंस ने कान्होजी आंग्रे को क्या कहा? पायरेट कहा। पायरेट मतलब समुद्री लुटेरे। एक मूवी आई थी ना, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, समुद्री लुटेरे, ठीक है, जॉनी डेप की थी या किसकी थी? हाँ शायद जॉनी डेप की थी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। तो समुद्री लुटेरे, पायरेट्स उनको बोल दिया। किसको? कान्होजी आंग्रे को। इन 1665 4 शिप्स फ्रॉम शिवाजीज फ्लीट रीच्ड मस्कट। इसका एग्जांपल देखो, भारत की मराठाओं की जो नेवी थी इतनी स्ट्रांग थी, उसका एग्जांपल क्या है कि 1665 में 4 जहाज थे शिवाजी के जो कहां पहुंचे? मस्कट पहुंचे। क्यों? द कैपिटल ऑफ ओमान, जो कि ओमान की कैपिटल है। द रूलर देयर कैप्चर्ड देम एंड अरेस्टेड द मैन ऑन बोर्ड। और उन 4 जहाजों को वहां के राजा ने क्या करा? कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फ्यू शिप्स टू अटैक शिवाजीज कोस्टल पोजिशंस। और यहां तक कि जो ओमान का राजा था उसने कुछ जो शिप्स है उनको तैयार भी किया कि आप जाके शिवाजी के कोस्टल एरियाज पर अटैक करो। बट ऑन हियरिंग दैट शिवाजीज नेवी कंटेन्ड मोर देन 100 शिप्स। लेकिन जब उस ओमान के राजा को पता चला कि भाई शिवाजी के पास 100 से भी ज्यादा जहाज हैं, शिप हैं, he retreated inside the harbor with his ships। तो वो अपने ही हार्बर के अंदर वापस अपने जहाजों को लेकर के आ गया और जो 4 जहाज शिवाजी के पकड़े थे उनको भी छोड़ दिया। तो इतनी बड़ी पावर थी शिवाजी की नेवी की उस समय, 100 से भी ज्यादा समुद्री जहाज थे शिवाजी के पास। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो पंचायत वाज अ लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल्स। यानी गांव के लेवल पे पंचायत जो है वो एक लोकल गैदरिंग हुआ करती थी ऑफिशियल्स के एंड प्रोमिनेंट मैन एंड द मेन बॉडी दैट डिलीवर्ड जस्टिस। और वही जस्टिस दिया करती थी गांव में। इन वेरियस टाउन्स सच एज पुणे, इंदौर एटसेट्रा। पुणे, इंदौर जैसे कुछ टाउन्स में द कोतवाल और द पुलिस वाज आल्सो डिप्लॉयड टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द सिटी। वहां पे कोतवाल या पुलिस वगैरह भी होती थी, कोतवाल वगैरह बनाए जाते थे ताकि लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे शहर में देखा जा सके। बात करें ट्रेड नेटवर्क की तो शिवाजी एंड हिज ऑफिशियल्स हैड देयर ओन शिप्स। शिवाजी और उनके अधिकारियों के अपने खुद के भी शिप्स हुआ करते थे which they regularly sent to ports as far as away as मोचा इन यमन, मस्कट इन ओमान एंड मलक्का इन मलेशिया। और शिवाजी के और जो पानी के जहाज हुआ करते थे ट्रेड करने के लिए वो बहुत दूर दूर जाते थे, जैसे ओमान तक जा रहे हैं, यमन तक जा रहे हैं, मलेशिया तक जा रहे हैं। तो व्यापार खूब होता था मतलब पानी के रास्ते से। कल्चरल रिवाइवल की बात करें तो कल्चर में क्या काम किया तो शिवाजी कमीशन अ ट्रीटाइज कॉल्ड राज्य व्यवहार कोश। शिवाजी ने एक कोश बनाया था, राज्य व्यवहार कोश, विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग द मराठी लैंग्वेज। उसमें पैसे जमा करते थे कोश में। कोश का मतलब होता है जहां पैसे जमा करते हैं। तो राज्य व्यवहार कोश बनाया था जो क्या करता था? मराठी लैंग्वेज को प्रमोट किया करता था, बढ़ाता था। हिज सैफरन कलर्ड फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय ऑल मराठास। उनका जो एक सैफरन कलर का फ्लैग था, भगवा था, उसको सारे मराठाओं ने एक्सेप्ट कर लिया। द मोदी स्क्रिप्ट, एक मोदी स्क्रिप्ट है। मोदी स्क्रिप्ट कौन सी है? नरेंद्र मोदी वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई अलग है। मोदी स्क्रिप्ट जो है अ कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी, यानी देवनागरी जो जिसमें हम हिंदी लिखते हैं, देवनागरी को अगर आप हल्का सा कर्सिव करके लिखोगे, टेढ़ा लिखोगे, तो उसको मोदी स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, उसको मोदी स्क्रिप्ट कहा जाता है। was the main script used by मराठास for their correspondence, जो कि मराठाओं की मेन स्क्रिप्ट थी जो अपने
लेख वगैरह में, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में जो इस्तेमाल करते थे मराठास, वो मोदी स्क्रिप्ट का यूज किया करते थे। The Bhonsles of Nagpur emerged as the enthusiastic supporters of local culture and tradition. नागपुर में जो भोसले थे उन्होंने वहां के कल्चर को बहुत सपोर्ट किया। एंड द ऑनरशिप ऑफ द डाइटी जगन्नाथ एट पुरी एंड उड़ीसा, और जगन्नाथपुरी में जो भगवान थे उनकी वर्शिप जो थी उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। किसने? नागपुर के भोसले ने। ठीक है, आगे बात करें द माइटी मराठा वुमेन। अब मराठा एम्पायर में कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने बहुत खतरनाक काम किए थे, बहुत बढ़िया काम किया था, जैसे ताराबाई। तो ताराबाई वाज अ फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन who ruled in the early 18th century after the death of her husband राजाराम। जो मैंने आपको बताया था ना, राजाराम की मृत्यु भी हो गई थी। सामाजी और राजाराम दो भाई थे ना, शिवाजी के दो बेटे थे, राजाराम और सामाजी। पहले सामाजी की डेथ हो गई, राजाराम को छत्रपति बनाया गया, राजाराम भी जल्दी गुजर गए। तो राजाराम की जो वाइफ थी उनका नाम था ताराबाई। तो उन्होंने पूरे मराठा एम्पायर को संभाला। शी ऑर्गेनाइज्ड लार्ज मराठा आर्मीज एंड सेंट देम टू इन्वेड मुगल टेरिटरीज इन द नॉर्थ। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मराठा आर्मी बनाई और उन्होंने मुगल एम्पायर के अंदर अटैक करके, इन्वेड करके नॉर्थ में उन इलाकों को जीता। ठीक है, तो एक ताराबाई का नाम याद रखना, जो कि राजाराम की वाइफ थी। और दूसरी थी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर कौन है? तो अहिल्याबाई होलकर वो जे साइन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। ठीक है, साइन मतलब होता है एक तरीके से उनकी क्या बोल सकते हैं इसको, जो अगला राजा बनता है, जो आयर उत्तराधिकारी। तो अहिल्याबाई होलकर जो है वो होलकर डायनेस्टी की उत्तराधिकारी थी, वन ऑफ द चीफ फैमिलीज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मराठा एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली थी मराठा की नॉर्थ इंडिया में। दिस डायनेस्टी रूल्ड अ किंगडम ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट इन सेंट्रल इंडिया। इस डायनेस्टी ने सेंट्रल इंडिया के ऊपर काफी साल तक रूल किया। कौन सी डायनेस्टी ने? होलकर डायनेस्टी ने। अराउंड प्रेजेंट डे इंदौर, इवन आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन, यहां तक कि जब अहिल्याबाई होलकर के हस्बैंड और उनके बेटे दोनों की डेथ हो गई, उसके बाद भी शी ब्रेवली गवर्न द स्टेट फॉर 30 ईयर्स। उन्होंने अपने राज्य को 30 सालों तक संभाला। शी रिबिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी। उन्होंने वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसको दोबारा बनाया, क्योंकि वो सब तोड़ दिए गए थे पहले, जो हमारे अटैकर्स आते थे गजनवी वगैरह उन सबने तोड़ दिए थे। तो वाराणसी में उन्होंने दोबारा काशी विश्वनाथ टेम्पल बनवाया, दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब, जिसको औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, और गुजरात में सोमनाथ टेम्पल बनवाया, दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द महमूद ऑफ गजनी, जिसको महमूद ऑफ गजनी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके अलावा अहिल्याबाई होलकर इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद प्रोमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन द मध्य प्रदेश। उसके अलावा अहिल्याबाई होलकर ने मध्य प्रदेश में जो महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री है, यानी जो वहां के जुलाहे की इंडस्ट्री है, जो कपड़े बुनते हैं उनकी जो इंडस्ट्री है, महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री, उसको भी प्रमोट किया। तो ये है अहिल्याबाई होलकर। तो दो आपको महिलाओं का नाम याद रखना है, ताराबाई और ये अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, और लास्ट में बात करते हैं इन फोकस तंजावुर। अब ये तंजावुर कौन है? तंजावुर भी एक तरीके से मराठा ही है। कैसे? एकोजी। एकोजी कौन है? द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी। शिवाजी के एक सौतेले भाई थे एकोजी। इन्होंने क्या किया था, जब शिवाजी महाराष्ट्र में अपना एम्पायर फैला रहे थे तो एकोजी कहां गए थे? तमिलनाडु में। तो एकोजी कंक्वायर्ड द तंजावुर रीजन। एकोजी ने तंजावुर का जो इलाका है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आज के तमिलनाडु में। कब? 17th सेंचुरी में। ऑफ ऑल द तंजावुर मराठा रूलर्स, अभी जो तंजावुर के जो मराठा रूलर थे, इन सब में से द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सरफोजी सेकंड आर द मोस्ट नोटेबल। तो ये जो तंजावुर के मराठा रूलर्स थे, इनमें से सबसे महान राजा कौन हुए? सरफोजी सेकंड। इनका भी नाम याद रखना, सरफोजी सेकंड। He was well versed in many Indian and European languages. इनको बहुत सारी भारत की भाषाएं आती थी, बहुत सारी यूरोपियन भाषाएं आती थी। And wrote a Marathi play named देवेंद्र कुरवंजी, और उन्होंने एक मराठी नाटक लिखा जिसका नाम था देवेंद्र कुरवंजी। इसका नाम याद रखना कि सरफोजी सेकंड ने एक मराठी नाटक लिखा, देवेंद्र कुरवंजी। It was during his time that modern Carnatic music took shape. इनके समय में जो मॉडर्न कार्नेटिक म्यूजिक है, साउथ का म्यूजिक है, वो बन रहा था, शेप हो रहा था। As did the early stages of the famous classical dance form of भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम की जो स्टार्टिंग की जो क्लासिकल भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है, उसकी भी अर्ली स्टेजेस सेट हो रही थी। किस समय? सरफोजी सेकंड के समय। तो सरफोजी सेकंड ने काफी काम किया, साहित्य वगैरह में काफी काम किया। इन्होंने नाटक लिखा, इन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक को सपोर्ट किया, इन्होंने भरतनाट्यम को सपोर्ट किया। सरफोजी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन। सरफोजी मेडिसिन में बहुत इंटरेस्टेड थे। एंड एस्टैब्लिश्ड द धनवंतरी महल, और इन्होंने धनवंतरी महल बनाया, एक तरीके से मतलब बहुत बड़ी जगह जहां पे डॉक्टर्स की असेंबली हुआ करती थी, वहां डॉक्टर्स रिसर्च करते थे, दवाइयों पर रिसर्च करते थे।
ही ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रिंटिंग प्रेस, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी स्टार्ट करी। द फर्स्ट सच एग्जाम्पल इन इंडिया बाई ए नेटिव रूलर, जो कि भारत में किसी भी नेटिव रूलर के द्वारा, यानी भारत के देसी राजा के द्वारा पहली ऐसी प्रिंटिंग प्रेस थी। नहीं तो हमारे यहाँ पे आकर के अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी थी, भारत के किसी राजा ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी थी, तो वो कौन थे? सरफोजी सेकंड। तो सरफोजी सेकंड जो है वो तंजावुर के मराठा रूलर्स में सबसे महान थे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग चीजों में बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य का एक अलग से जो स्ट्रीम है, जो साउथ की जो स्ट्रीम है तंजावुर वाली, इसको भी याद रखना। एकोजी ने इसको फाउंड किया था और इसके महान राजा थे सरफोजी सेकंड। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो मैं ये सोच रहा था, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था पूरा, क्योंकि इसमें मराठा एम्पायर पूरा का पूरा था, सारी चीजें थी इसमें मराठा एम्पायर की, तो कोशिश थी कि एक ही पार्ट में हो जाए, तो और हो गया एक पार्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अच्छी बात है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है टॉपिक नंबर 23, जिसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर।